हरिहरपुर नामक गांव में बसंत नाम का एक नौजवान रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए। बसंत के लिए थोड़ी सी जमीन और एक छोटा घर छोड़कर चले गए। बसंत घर मेहनत करके घर का काम आसानी से चला लेता था। वो जंगल से लकड़ियां लाकर बेच दिया करता था, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। वही उसके पड़ोस में भी एक नौजवान रहता था। उसका नाम पियाराली था। उसके भी माता पिता भी उसको छोड़कर चले गए थे। पियाराली को मेहनत से सख्त नफरत थी। वो कोई काम नहीं करता था। उसके पिता उसके लिए 5 बीघा जमीन छोड़कर चले गए थे। लेकिन पियाराली खेती नहीं करता था। उसका काम था गांव में घूमना, गांव की स्त्रियों को ताड़ना और कभी-कभी किसी के सामान पर हाथ साफ कर देना। लेकिन वो बसंत को देखकर इस कदर चिढ़ जाता जैसे बेल लाल कपड़े को देखकर चिढ़ता है। वो सोचता, अगर बसंत इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन अमीर बन जाएगा और उसका विवाह भी हो जाएगा, जबकि मेरा जीवन तो अनिष्टता की ओर बढ़ रहा है। ऐसा क्या करूं कि बसंत जंगल में जाकर लकड़ी काटना छोड़ दे। मैं गांव के मुखिया से इसकी शिकायत करता हूं, शायद मुखिया उसे मना कर दे। पियाराली गांव के मुखिया गिरिजा के पास गया और बोला, मुखिया जी, अब तो गांव में गजब हो रहा है। हमारे गांव की जंगल की कटाई धुआंधार हो रही है। यह हाल रहा तो साल 2 साल में सारा जंगल कट जाएगा। हमारे गांव के मवेशियों को चराने का जगह भी नहीं बचेगा। जंगली जानवर गांव की गलियों में आकर घूमने लगेंगे। जंगल के भूत प्रेत हाकिनी डाकिनी दिन के वक्त ही गांव में तांडव मचाने लगेंगे। आपको बसंत को रोकने चाहिए। वह सारा जंगल काट देने पर आमादा है। हरा हरा पेड़ काट दे रहा है। जंगल को बचाना है तो बसंत को रोकना ही होगा, और उसे रोकने का काम आप कर सकते हो। पियाराली जंगल हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है। उस पर सिर्फ राजा का अधिकार है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम सिर्फ बसंत की बात क्यों कर रहे हो, जबकि लकड़ी तो जंगल में रोज सैकड़ों लोग काटते हैं। राजा खुद बड़े बड़े ठेकेदार लगाकर सैकड़ों हरे पेड़ कटवा ले रहा है। मुखिया जी, दरअसल हरा पेड़ बसंत ही काटता है। इसे रोकना चाहिए, वरना जंगल वीरान हो जाएगा। मुझे लगता है कि जंगल एक नदी की तरह है और बसंत एक चिड़िया के बराबर है। जिस तरह एक चिड़िया के पानी पी लेने से नदी नहीं सूख जाती, उसी तरह बसंत के इस विशाल जंगल से मुट्ठी भर लकड़ी काट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम चाहो तो इस बात की शिकायत राज दरबार जाकर कर सकते हो। जंगल में लकड़ी काटने पर रोक लगाना राजा का काम है। वैसे राजा को सबसे ज्यादा आय जंगल से ही होता है। राजा का राजमहल का बहुत बड़ा खर्च जंगल से निकल जाता है। वो तेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा, या फिर राजा का मुंड घूम गया तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। तुम खुद मेहनत करने के बजाय उल्टा क्यों सोचते रहते हो? तुम्हें अपने काम से काम रखने चाहिए। तुम फिर कभी बकवास बात मेरे से मत करना। अब जाओ यहां से। अब पियाराली उदास होकर वहां से लौट आया। वो भले ही कामचोर था, लेकिन ये समझता था कि मेहनत करने वाला अपनी किस्मत बदल लेता है। पितु वो किसी भी तरह बसंत को निराश कर देना चाहता था। वो सोच लिया कि खुद ही बसंत को उल्टी समझ सिखाएगा, तो वो जंगल की तरफ निकल गया। जब वो जंगल पहुंचा तो उसे जंगल से लकड़ी लेकर आता हुआ बसंत दिख गया। अरे बसंत भाई, जब देखो काम में लगे रहते हो। अरे आओ मेरे पास, तुमसे कुछ काम की बात करनी है। साले को अपने मतलब की ही कोई बात होगी, वरना ये मेरे पड़ोस में वर्षों से रहता है, लेकिन कभी भी मुझसे कोई बात नहीं किया। दिखता ऐसे है जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा, लेकिन आज इसको मेरी जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका क्या स्वार्थ हो सकता है? भाई पियाराली, मेरे सिर पर बहुत बड़ी गठरी है।
अभी मैं यहां नहीं रुक सकता, फिर कभी बाद में बात कर लूंगा। हम घर पर भी तो बात कर सकते हैं। अरे गठरी जमीन पर रख भी तो सकते हो, और 2 मिनट बात कर लेने में क्या बुराई है। मैं तेरे फायदे की बात करने वाला हूं। रखो नीचे अपनी गठरी और मेरे पास आओ। देखो, मेरे पास 5-7 बीघा जमीन है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पर बटाईदारी खेती करो। इससे तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें रोज रोज के जंगल से लकड़ी काटकर बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिन भर गधे जैसा मेहनत करते रहते हो, 1 मिनट को तुम्हें चैन नहीं मिलता। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? तुम मेरी तरह आराम करो, गांव की गलियों में मौज करो। अरे ये जिंदगी आराम करने और मौज करने के लिए मिली है। गधे जैसा मेहनत करोगे और एक दिन कुत्ते जैसा ताव निपोड़ कर मर जाओगे। मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में थोड़ा प्यार भी कर लो। गांव की सनीचरी भी कोई बुरी नहीं है, वो तेरी प्रशंसा भी करती रहती है। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। तुम मेरी भी कुछ सुनोगे या फिर अपनी सुनाओगे? अरे मुझे और खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भोजन के लिए मेरी पिता की जमीन ही काफी है। और रही बात यह लकड़ी काटने और बेचने की, तो यह तो मैं शौक के लिए करता हूं। तुम सनीचेरी की बात कर रहे हो तो तुम्हें जरा भी समझ नहीं है कि गांव की बहन बेटियां खुद की बहन बेटी होती है। और सनीचेरी तो मेरी प्रिय बहन है। वह हर साल मेरे कलाई में राखी बांधती है। मैं भी उसकी मदद करता हूं, इसलिए मेरी प्रशंसा करती है। मैंने सोच रखा है कि जब उसका विवाह कहीं तय होगा तो उसमें जो खर्चे आएंगे उसमें से आधा खर्च मैं खुद उठा लूंगा। और उठाऊंगा क्यों नहीं? वह मेरी दूर की मौसी की बेटी है। मेरा मानना है कि तुम्हें खुद में सुधार लाने चाहिए। गांव की बेटी बहनों पर बुरी नजर रखने के बजाय अपने काम से मतलब रखने चाहिए। रही बात शादी विवाह की, तो यह तो जन्म के समय ही किस्मत में लिखती गई रहती है। जिस लड़की से रिश्ता भगवान ने लिख दिया रहता है वो वक्त पर खुद ही मिल जाती है। उसके लिए हाथ पांव मारने की कोई जरूरत नहीं है। ससुरे गमवार मुझे ही नसीहत देने लगता है। भले की बात करता हूं तो तुझे मिर्ची लग रही है। अरे कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हें खेती के लिए अपनी जमीन देगा? लेकिन मैं देने को तैयार हूं, परंतु हाल वो है कि घी देख घोड़ नरिया आए। जब तेरा खेत सोना उगल रहा है तो फिर खुद से खेती क्यों नहीं करता? तुम भी तो अमीर बन सकते हो। तुम्हें भी तो पत्नी की जरूरत है। जब अमीर बनेगा तभी तो तेरा विवाह हो पाएगा। तुम भी कोई बड़ा मेहनत करके दिखाओ कि गांव की लड़कियां तेरी प्रशंसा करेंगी। भाई पियाराली कितना मेहनती है, और वह विवाह कर ससुराल जाए तो अपनी नंदों से तेरे विवाह को सोचे। गांव की बहन बेटियां इसी तरह की मदद करती हैं। तुम्हें भी मेरी तरह दुखियारी बहनों के मदद करने चाहिए, उनके आंसू पोंछने चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो उनको बुरी नजरों से देखने में माहिर है। मौका मिला तो उनके घर के बर्तन तक उड़ा देता है। तेरी गलतियों के लिए कितनी स्त्रियां अपने पति से पीट गई है, तो कितनी लड़कियां अपनी मां से मार खाई है। उनको अपनी ही बेटियों पर शक रहता है कि इसी ने बर्तन इधर उधर किया है। मूर्ख गरीब स्त्रियों की आहट तेरे को खा जाएगी, इसलिए वक्त रहते संभाल जा। बसंत बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन पिया राली शरीर से कमजोर होने के कारण बसंत से लड़ नहीं सकता था, और बसंत के हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। इसलिए वक्त की नजाकत देख पिया राली मुलायम पड़ गया। भाई बसंत, तुम मेरी अच्छी बात को बुरा मान गए। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में जो आए करो। मुझे क्या पड़ी है तेरे बीच में बोलने की। अब चलता हूं, तुम अपना घोड़ा किसी से उठवा लेना। बसंत अपनी गठरी उठाया और घर आ गया। वो पिया राली को गुस्से में बुरा भला कह तो दिया था, लेकिन उसे अफसोस हुआ कि उसने पिया राली से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। बुरे लोगों से प्रीत या दुश्मनी दोनों बुरी होती हैं। बसंत सोच लिया कि वो फिर कभी पिया राली के संपर्क में नहीं आएगा।
वो पियाराली को दूर से आता देख अपना रास्ता बदल लेता था, जबकि वो बसंत के नुकसान में लग गया। वो एक दिन शनिचरी की माँ से बोला, मौसी, तुम्हें बेटी का विवाह कर देने चाहिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। शनिचरी दिन रात बसंत की गुणगान करती रहती है, तो बसंत भी शनिचरी को सपनों में देखने लग रहा है। शनिचरी उसकी बाहों में आ गई है। क्या बकवास करते हो? शनिचरी बसंत को अपना भाई मानती है और फिर मैं खुद उसकी मौसी हूँ। तुम्हारी इसी भोलेपन का वह फायदा उठाना चाहता है। शनिचरी खुद उस पर दिल हार गई है। तुम उससे बसंत के विषय में पूछ कर देख लो, वह प्रशंसा करने लग जाएगी। मौसी, जब कोई लड़की किसी लड़के की हद से ज्यादा प्रशंसा करने में लग जाए तो समझ लेने चाहिए कि उसकी दिल की घंटी बज चुकी है। उसे समय रहते रोका नहीं गया तो तूफान आ जाएगा। किसी दिन शनिचरी तेरी नाक कटा देगी। पियरली, मैं तेरी बात को जरूर परखूंगी। अगर तेरी बात सच निकली तो तेरे मुंह में घी शक्कर भर दूंगी, लेकिन गलत निकली तो तेरे मुंह को आग भी लगा दूंगी। पियाराली तो आग लगाकर चला गया और शनिचरी की माँ बेटी के आने का इंतजार करने लगी। सब शनिचरी घर आई तो उसकी माँ बोली, बेटी, बसंत कैसा लड़का है? सुना है आजकल बहुत आवारागर्दी करने लगा है। माँ, ये क्या कह रही हो? तुमसे जरूर किसी ने गलत बता दिया है। बसंत जैसा लड़का हमारे गांव में कोई नहीं है। वो किसी से कोई बात नहीं करता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। जंगल में जब जाती हूँ तो लकड़ी काटते या लाते मिल जाता है। घर को आती हूँ तो खेत में काम करते मिलता है। कल बाजार पिता के साथ गई थी तो बाजार में मिल गया। वो काम में इतना मस्त है कि उससे आवारागर्दी की फुर्सत कहाँ। आवारागर्दी तो उसके दुश्मन करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मैं तेरा विवाह बसंत से करा दूं तो कैसा रहेगा? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? बसंत मेरा भाई है, उसे राखी बांधती हूँ। तुम्हारा और उसकी माँ का खून का रिश्ता रहा है। भला मैं अपने खून में रिश्ते की बात कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन एक बात बता देना चाहती हूँ कि बसंत यदि रिश्ते में भाई नहीं होता, मैं उसे राखी नहीं बांध रही होती, तो मैं उससे हर हाल में विवाह कर लेती। भले ही मुझे घर छोड़ना पड़ता, सबसे लड़ना पड़ता, लेकिन उस बात को सोचने से भी क्या फायदा जो कभी हो ही नहीं सकता। बसंत मेरी कोई संगी बहन का बेटा नहीं है। उसकी माँ मेरे मायका के ही थी। वो दूसरे टोले की थी, मैं दूसरे टोले की। जब हमारा एक गांव में विवाह हो गया तो हम नजदीक आ गई। गांव के नाते मेरी बहन बन गई। तुम कहे तो बसंत से तेरे विवाह की बात चलाऊं। माँ, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, मगर जब एक बार बसंत को भाई मानकर उसकी कलाई में राखी बांध दी है तो मैं भाई को अपना पति कैसे बना सकती हूँ? बसंत मेरा भाई है। इससे ज्यादा मुझे और क्या खुशी हो सकती है? तुम मेरे और उसके बीच कोई गलत ख्याल मत लाना। माँ समझ गई कि बेटी का मन निर्मल है, पियाराली की ही नियत खराब है। बेटी, हमें पियाराली को सबक सिखाना है। वह तेरे पर उंगली उठाया है। मैं उसे घर में बुलाती हूँ। तुम आज बेलन से जी भर के खबर लेना। इतनी पिटाई करना कि फिर वो हमारे घर के पास ना दिखे, उसे तेरा नाम लेने में भी डर लगे। माँ, कहो तो अब भी जाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती हूँ। नहीं, इस तरह खुलेआम पीटने से बहुत बदनामी हो जाएगी। उसे पीटना तो है, मगर घर में छुपाकर मैं चिमटे से उसे उस जगह दागना चाहती हूँ कि वो किसी को दिखा भी ना सके। तुम उसे पीटने के लिए तैयार रहना। वो शाम तक खुद मक्खन और शक्कर खाने की लालच में आएगा और हम उसे इतना खिला देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।
सचमुच शाम होते ही पियाराली शनिचरी के घर आ गया। बचवा, तुम ठीक कह रहा था। सचमुच शनिचरी बसंत के प्यार में पड़ गई है। अब तो बात भी आगे बढ़ गई है। तुमने मुझे सच बताकर अच्छा किया। मैं अपनी औलाद और बात से हार गई हूँ। तुम घर के अंदर चलो। मैं तुझे घी शक्कर ही नहीं, पकवान भी खिलाऊंगी। तुम घर के अंदर आ जाओ। वैसे तुम बहुत बदनाम आदमी हो। तुम्हें कोई यहाँ देख लेगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तुम घर के अंदर आराम करो। मैं शनिचरी से पकवान बनवाकर खिला देती हूँ। तुम बुरा नहीं मानो तो तेरा ही रिश्ता शनिचरी से करवा देती हूँ। लेकिन तुम्हें सारे बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। मौसी, मैं शनिचरी के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम बस मेरा उससे लगन करा दे। शनिचरी की माँ उसको घर के अंदर ले जाकर बोली, तुम इसी में चुपचाप थोड़ी देर पड़ा रहा। मैं कमरे का दरवाजा अभी कुछ देर के लिए बंद कर दे रही हूँ। क्या है कि मेरे घरवाला के आने का वक्त हो गया है। तुझे घर के अंदर देख लिया तो मुझ पर बहुत नाराज हो जाएगा। तेरे को भी 2-4 लाठी जमा देगा। इसीलिए तुम चुपचाप इस कमरे में पड़ा रहे। बस 1 घंटे की बात है। मैं शनिचरी से पुआ पकवान बना देती हूँ और उसी से खाना भी भिजवा देती हूँ। तुम उसी से प्रेम प्यार की बातें कर लेना। तुम यदि उसे मना लेते हो तो तेरा काम आसान हो जाएगा। अब माँ बाहर जाकर शनिचरी से बोली, बेटी, तुम तवा को आग पर चढ़ा दो और कुछ देर पर रह रहकर उस पर पानी के छींटे मारते रहो, जिससे कि पियाराली को लगे कि सचमुच शनिचरी मेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है। शनिचरी तुरंत अपने काम में लग गई। वो थोड़ी थोड़ी देर में तवे पर पानी के छींटे डाल देती, जिससे छन छन की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर पियाराली मदमस्त हुआ जा रहा था। उधर शनिचरी और उसकी माँ रात होने का इंतजार कर रही थी। शनिचरी ने चुपके से अपनी 3-4 सहेलियों को बुला लिया। रात होने पर शनिचरी की माँ ने दरवाजा खोल दिया। शनिचरी के हाथ में भोजन के बजाय बेलन देखकर समझ गया कि मेरा दाव उल्टा पड़ गया है। सभी ने पियाराली को इतना मारा कि उसके चीख पुकार से मोहल्ला हिल गया। उसकी चीख सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े आए। गांव वालों को तो मौका चाहिए था। उन्हें जहां दागना था वहां दाग दिए। किसी तरह बच के पियाराली अपने घर गया। उसे इतनी मार लगी थी कि गांव के मुखिया को उसे वैद्य से दवा दिलवाना पड़ा। मुखिया सख्त लहजे में चेताया, यदि तुम फिर दोबारा किसी के घर में घुसा या किसी लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश किया तो मैं तेरा हुक्का पानी बंद कराकर गांव से गधे पर बैठाकर निकलवा दूंगा। तुम्हें जब गुंडागर्दी दिखानी है तो दूसरे गांव में दिखा। अपने गांव में तेरी नहीं चलेगी। पियाराली सच में घर में बंद होकर रह गया। उसके चिमटे के दाग को जाने में महीने लग गए। बसंत शनिचरी की माँ को समझाया, मौसी, इस वक्त तेरे लिए अच्छा मौका है। कोई अच्छा लड़का देखकर शनिचरी का विवाह कर डाल, वरना वह ठीक हो गया और फिर गांव-गांव घूमने लगा तो शनिचरी के विवाह में अड़ंगा बन जाएगा। तुम अब देर मत करो। मौसी, तुमसे कई बार बोला हूं कि शनिचरी के विवाह का आधा खर्चा मैं उठा लूंगा। यदि आधा भी तेरे पास नहीं है तो मैं फिर कोई दूसरा जुगाड़ लगाता हूं, अपना खेत गिरवी रख देता हूं। नहीं बेटा, तुम्हें खेत गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आधा खर्चा है ही। तुम आधे की मदद कर दोगे तो अगले पखवाड़े ही शनिचरी का विवाह हो जाएगा। बसंत भैया, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरी कसम खाओगी। अपना खेत किसी भी परिस्थिति में गिरवी नहीं रखोगे। बसंत भैया, मुझे बस तेरे पर ही भरोसा है। तुम जाकर घर बार लड़के को देखाओ। तुम्हें जब लड़का पसंद आ गया तभी मैं विवाह करूंगी। मैं आज तो दिन में ही जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने का कोई बहाना तो चाहिए। बिना काम गया
तो फिर लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। तुम एक संदेश वाहक बनकर जाओ कि शनिचरी के विवाह की सारी तैयारी कर ली गई है, लेन देन की रकम इकट्ठा हो गई है, अब आप लोग लगन के दिन रखने का प्रबंध करें। बसंत दूसरे दिन पगड़ीपुर के लिए निकल गया। वहां उसे कमला के घर जाना था। घर के बाहर ही एक लड़की दिख गई। लड़की गजब की खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। वो लड़की कमला की सौतेली बहन थी और सौतेली होने के कारण वो घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। निर्मला बसंत से बोली, आप कौन हो, कहां से आए हो? खरनपुर में विवाह की सारी तैयारी पूरी हो गई है। आप अपने पिता को भेजकर लगन रखवा सकते हैं। घर में अभी तो मेरे भाई कमला है, उन्हें बुला लाती हूँ। वो कमला को बुला लाई। बसंत का मेन मकसद तो कमला को देखना ही था, तो उसने उसको देख लिया। कमला उसे बहुत पसंद आया। साथ में उसकी बहन भी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? भैया के ससुराल से आए हो तो ठहरो, कुछ खा पी कर जाओ। नहीं नहीं, भला मैं बहन के ससुराल में खा पीकर नुकसान कैसे कर सकता हूँ? जब मेरी बहन यहाँ आ जाएगी तब यहाँ आकर रहूंगा भी और खाऊंगा भी। बसंत वहां से लौट आया। बसंत को देखकर शनिचरी ने बोला, जल्दी बताओ कि क्या खबर लाए हो। बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मुझे लड़का बहुत पसंद है, साथ में उसकी बहन भी। तो अपना भी जुगाड़ लगाए। कैसी है वो? पूछो मत, उसे देखकर लगता है कि चांद धरती पर उतर आया है। शनिचरी में तेरे विवाह में अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम मेरा भी ख्याल करना। वो तुम्हारी ननद है। भैया, वैसे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं उसे मना लूंगी, घर वालों को मना लूंगी, लेकिन यदि मेरी कोई वहां नहीं चली तो मैं भी तुम्हारे लिए हद से गुजर जाऊंगी। कुछ दिनों में शनिचरी और कमला का विवाह हो गया और वो अपने ससुराल चली गई। लेकिन वो भी निर्मला की सुंदरता को देखती रह गई। दोनों प्यार से बातें कर रही थी कि उसकी सास आ गई। कर्मजली, तुम बहू के पास क्या कर रही है? भाग यहाँ से और जल्दी से घर का काम कर। घर के सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, पशुओं को अभी तक चारा नहीं पड़ा है और तुम महारानी बनकर बहू के पास आकर बैठ गई हो। निर्मला तुरंत उठकर वहां से चली गई। बहुत तुम उस डायन को अपने पास मत बैठा। वह एक मनहूस लड़की है। जन्म के समय माँ को खा गई। सुबह उसका मुख देख लेने से दिन भर खाना नहीं मिल पाता। तुम इस बात का ध्यान रखो, उसे अपने पास मत बैठाओ। उसे खाने पीने को अच्छा मत दो। अपने कपड़े तो उसे बिल्कुल ही नहीं धो। उसे हर वक्त आधा भोजन दो। ज्यादा खा ली तो उसको चर्बी जगी। चर्बी चढ़ जाने से शरीर में गर्मी बढ़ेगी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लगेगी इधर उधर मुंह मारने और फिर हमारी नाक कटा देगी। तुम उसका ध्यान 1-2 माह रखो। मैं जल्दी ही उसका विवाह किसी से करा देती हूँ। मैंने उसके लिए लड़का देख रखा है। इसका विवाह तो इसी माह कर दी होती, लेकिन क्या है कि जिससे विवाह करना है उसकी तीसरी पत्नी को मरे अभी 1 माह ही हुआ है। पंडित ने अड़ंगा डाल दिया है कि 6 माह तक विवाह नहीं हो पाएगा। तो क्या निर्मला के लिए आप उम्र दराज लड़का देखी हो? और नहीं तो क्या कौन नया लड़का इसे मुफ्त में ब्याह कर ले जाएगा? लेकिन सासू माँ निर्मला इस घर की बेटी है। उसका विवाह तो अच्छे घर में कुंवारे लड़के से ही होने चाहिए। तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ। मैं जो कहती हूँ बस उसे ही सुनो। मैं तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रही। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो। यदि तुम उसकी तरफदारी की या फिर कोई हस्तक्षेप किया तो घर के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, भैंस को चारा डालना, घास लाना और उपले बना भी। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी।
माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं भला आपके कामों में दखल क्यों देने लगी? घर आपका है, मालकिन आप हो। मैं तो घर की एक बहू मात्र हूँ। मुझे जो काम बताओगी मैं वो करती जाऊंगी। आ गई अक्ल ठिकाने। बस तुम उतना ही कर जितना मैं कहूँ। शनिचरी सोच ली कि अब उसे क्या करना है। वो सास के कहे अनुसार सारा काम करने लगी। उसने निर्मला को आधा खाना दिया और उससे बात भी नहीं की, लेकिन रात में चुपके से उसके कमरे में गई और बोली, बहन तुम चिंता मत कर, मैं तेरी मुक्ति का सारा प्रबंध सोच ली हूँ। तुम आज ही भर के वक्त पर से भाग जाओ और फिर मेरे गांव में बसंत के घर चले जाओ। उसे बता देना कि तुम्हें सानीचरी ने उसके पास भेजा है। बसंत वही है जो संदेश लेकर वहां आया था। तुम उसे देखी हो, वह भी तुम्हें देखा है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे घर वालों की नाक कट जाएगी। तुम्हें नहीं पता कि खड़ूस बुढ़िया ने तेरा विवाह 70 साल के बोले से तय कर रखा है। तुम नहीं भागी तो नरक में चली जाएगी। जब घर वालों को तेरी फिक्र नहीं है तो तुम फिर उनकी नाक की चिंता क्यों करती है? बहन, ताली दोनों हाथ से बजती है। तुम्हें भी पता है कि घर वालों की तेरी जरूरत नहीं है, तो जानबूझकर उनके ऊपर बोझ क्यों बनना चाहती है? मेरा कहा मान और चली जा। बस उससे इतना बता देना कि तुम्हारी बहन ने मेरे को यहाँ भेजा है। वहां बस मेरा परिचय ही काफी है। भाभी, ये बात छिपी नहीं रहेगी। माँ इसे जान जाएगी, तब तेरा जीना मुहाल कर देगी। बहन, मैं तेरे जैसे बुदिल नहीं हूँ। मैं उस खड़ूस बुढ़िया को ऐसा मजा चखा दूंगी कि वो मदारी की बंदरियां बन जाएगी। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ, इस नर्क से निकल जाओ।